आजकल सोशल मीडिया पर ना एक नया मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है। वो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, यानी कि आरएचए। इस मूवमेंट का क्लेम है कि रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाना चाहिए और कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटी है उसको भी पब्लिक लाइफ से ग्रेजुअली रिमूव किया जाना चाहिए। और पता है ये मूवमेंट ना रिसेंटली सीजेपी लेड जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर आया है। लेकिन रिजर्वेशन का डिबेट इंडिया में कोई नया कतई नहीं है। ये डिबेट एजुकेशन, जॉब्स, मैरिट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल जस्टिस इन सब से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आरएचए के ना इंस्टाग्राम अकाउंट ने कुछ ही टाइम में आई थिंक 5 मिलियन से ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लिया है। ग्रुप अपने आप को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट बताता है। इसका स्लोगन है एजुकेशन, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की लाइन है जिसका यूज़ उन्होंने 1942 में किया था। और यहीं से जो डिबेट है वो शुरू हो जाती है। जब से ये पेज बना है सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ गई है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का एक टूल है, दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि रिजर्वेशन मेरिट के अगेंस्ट है और इसे इवेंचुअली खत्म कर देना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या इंडिया में कास्ट को इग्नोर करके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जा सकता है और क्या रिजर्वेशन के बिना इक्वालिटी पॉसिबल है? तो गरिमा, रिजर्वेशन की जो ये डिबेट है ना उसको हम समझने के लिए ना थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। तो कई इंटेलेक्ट ये बताते हैं कि ऋग्वेद में पुरुष शुक्ता में एक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ पर सोसाइटी के एक कॉस्मिक बीइंग के बॉडी पार्ट से जोड़ा गया है। हेड से ब्राह्मण, आर्म से क्षत्रिय, थाई से वैश्य और फीट से शूद्रास को डिनोट किया गया है उस डायग्राम में। लेकिन यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो है वो समझना अब हमें ज़रूरी है। दलित्स को ट्रेडिशनली वर्ण सिस्टम में एक अलग वर्ण के रूप में इंक्लूड नहीं किया गया था। इसी वजह से हिस्टोरिकली उन्हें अवर्ण कहा गया, यानी कि वर्ण सिस्टम के बाहर। और कास्ट हायरार्की ना सिर्फ ऑक्यूपेशन तक लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं थी। सोशल प्रैक्टिसेस, मैरिज और फूड जैसे एरियाज में भी ना जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो विद टाइम डेवलप हुए। एशियन इंडिया सोशल टेक्स्ट और जो हिस्टोरिकल स्टडीज़ है उसमें जो एंडोगैमी है, यानी कि अपने ही कास्ट के अंदर शादी को प्रेफरेंस देना और उसकी प्रैक्टिस करने का जिक्र जो है वो किया गया है। कुछ ट्रेडिशनल टेक्स्ट में ब्राह्मण वुमेन के मैरिज ऑप्शन को भी हायरार्की के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन किया गया और इस तरह की बातें कही गई हैं। उसमें ये डिफाइन किया गया है कि एक जो ब्राह्मण महिला है वो ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडर्स वाला डिस्टिंक्शन था उसमें शादी कर सकती है, वैश्य। लेकिन कोई भी ब्राह्मण जो महिला है ना वो शूद्र से शादी नहीं कर सकती है। यानी कि जो कास्ट सिस्टम है वो सिर्फ एक सोशल क्लासिफिकेशन नहीं था, टाइम के साथ ये एक रिजिड हायरार्की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जहां बर्थ के बेसिस पर किसी इंसान का सोशल स्टेटस डिसाइड होने लगा। बिल्कुल। और इसी कास्ट रिजिडिटी के अगेंस्ट हिस्ट्री में कई सोशल मूवमेंट्स भी आए। 6th सेंचुरी BC के अराउंड बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे मूवमेंट जो थे उन्होंने जन्म लिया और हायरार्की को चैलेंज किया और ये लगातार टाइम टू टाइम इस तरह की चीज़ें होती रहीं। और सेंचुरीज लेटर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है उसे लीड किया। 1956 में नागपुर में अम्बेडकर ने अपने फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। इस इवेंट में लैक्स ऑफ पीपल ने कन्वर्जन किया। ये सिर्फ एक रिलीजन चेंज करना नहीं था बल्कि कास्ट हायरार्की के अगेंस्ट एक सोशल प्रोटेस्ट माना गया। बिल्कुल। और अब आते हैं ना हम थोड़ा ब्रिटिश एरा पे। तो जो कास्ट सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स से पहले भी एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं था कि उसके बाद स्ट्रांग हुआ। लेकिन हिस्टोरियंस और जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये आर्ग्यू किया और वो बताते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने कास्ट आइडेंटिटी को ऑफिशियली क्लासीफाई और डॉक्यूमेंट करके ना कई जगहों पर और रिजिड बना दिया और उन्होंने ऐसे नियम लेकर वो लोग आए जिससे कि जो एक कास्ट डिवीजन था वो और ज़्यादा हायरार्की जो थी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और ये सोसाइटी में डिवीजन और धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। पता है रिपोर्ट्स के हिसाब से 1772 में वेरन हेस्टिंग्स के टाइम पर हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज को एडमिनिस्टर करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया गया था। अब हिंदू लॉज को इंटरप्रेट करने में ब्राह्मण स्कॉलर्स की इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया यहाँ पर।
और ना सोशलिस्ट और जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी आर्ग्यू करते हैं जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें जो सेंसस, एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज और जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस थे उसमें भी कास्ट आइडेंटिटीज को एक फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी के रूप में स्ट्रेंथन किया गया। बेसिकली जो अपर कास्ट के लोग थे उन्हें उस तरह के मौके दिए गए कि उनका जो सोशल स्टेटस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। लेकिन यहाँ पर भी ना एक नॉन्स है, ये कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया। कास्ट और अनटचेबिलिटी इंडिया में उनसे कई सेंचुरीज पहले से ही एग्जिस्ट करते रहे हैं, लेकिन कॉलोनियल रूल ने आइडेंटिटीज को डॉक्यूमेंट, क्लासिफाई और इंस्टीट्यूशनलाइज करने में एक रोल प्ले किया। ऊपर से जिसमें स्टडी की बात कर रही थी वेरेन हेस्टिंग्स की, उसमें जो एडमिनिस्टर करने के लिए बोला गया था दोनों हिंदू और मुस्लिम लॉज को, तो उसमें जो मेजॉरिटी थे वो ब्राह्मण ही थे। तो उन्होंने जो नए रूल उस समय बनाए तो उन्होंने अपने प्रो जाकर ही बनाई। ये भी एक चीज समझ में आती है। इसको लेकर ना लगातार डिबेट्स होती रही है कि आप जब इस तरह के नियम और कानून बनाते हो और अगर उस कमेटी में, उस ग्रुप में वही लोग नहीं है जिनको आप रिप्रेजेंट, जिनके लिए आप नियम बना रहे हो, तो रिप्रेजेंटेशन की फिर बात आ जाती है। और जो ये लड़ाई है वो हमेशा से रिप्रेजेंटेशन को लेकर ही रही है। मतलब ये हो गया ना कि जैसे कानून बनाने वाले भी जो है वही रहे हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से ही कानून बनाया, ऐसा समझ में आता है। एब्सोल्युटली। और इसी को लेकर डिबेट जो है वो इस पर काफी लंबी रही है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ना और स्कॉलर्स जो है वो बताते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन और जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उसमें भी रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही मेजर इशू था। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी का एग्जाम्पल दिया जाता है जहां पर ब्राह्मण्स पॉपुलेशन का जो रिलेटिवली एक छोटा सा हिस्सा था वहां पर, लेकिन एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनकी रिप्रेजेंटेशन डिसप्रपोर्शनेटली हाई थी। ऐसा नहीं था जो बाकी लोग थे वो पढ़ नहीं सकते थे, बट इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि रिसोर्सेज किसके पास कितना है और वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो लोग हिस्टोरिकली एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज तक ज़्यादा एक्सेस रखते थे उन्हें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एडवांटेज मिला। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन वो एमर्ज होता है कि अगर स्टार्टिंग लाइन से ही सबकी सेम नहीं है तो क्या सिर्फ मेरिट को मेज़र करके आप इक्वालिटी अचीव कर पा सकते हैं समाज में या फिर नहीं कर सकते हैं। और जो ये आप मद्रास के ब्राह्मण्स की उस वक्त की बात कर रही थी, मुझे याद है एक रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि जो उस समय के वाइसरॉय थे इंडिया के 1906 के अराउंड, तो उन्होंने ये निकाला कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं उसमें ओपन वो एंट्रीज होंगी, लाइक उसमें कुछ ऐसे कास्ट वास्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा और उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट उसमें ये हुआ कि जो एग्ज़ाम होना था वो इंग्लिश में होना था। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेस था वो उस समय मद्रास के जो ब्राह्मण थे उनके पास ही ज़्यादा हुआ। तो कुल मिलाकर ये कंक्लूजन निकला कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर तो 80% जो है वो मद्रास के जो ब्राह्मण हैं वो पहुंच पाए, लेकिन जब हम ओवरऑल उस वक्त की डेमोग्राफी देखते हैं तो उनका नंबर सिर्फ 3% था। एग्जैक्टली। तो और यहीं पे वो प्रिविलेज की बात आ जाती है कि आपने ये प्रिविलेज था कि वो अंग्रेजी जो भाषा है वो पढ़ पाए, समझ पाए, तो वही वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाए और फिर वो शुरुआत से उन हायर पोजीशंस पर रहे। बिल्कुल। इसको लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखो नियम कानून में तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तो ये कहा है कि हम किसी भी कास्ट को प्रेफर नहीं कर रहे, लेकिन ये भी समझना होगा ना कि प्रिविलेज किसके पास कितना और किस तरह से, सिर्फ ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखी जा सकती हैं। आज भी ना जब रिजर्वेशन की बात आती है और रिजर्वेशन के अगेंस्ट एक कॉमन आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि एडमिशन और जॉब ना सिर्फ मेरिट के बेसिस पर होनी चाहिए। 2016 के आसपास ना SARI यानी कि सोशल एटीट्यूड रिसर्च इंडिया के सर्वे को लेकर भी कास्ट एटीट्यूड्स पर डिस्कशन हुआ था। सर्वे में ये मिला कि डिफरेंट सिटीज और स्टेट में ना लोगों से कास्ट प्रैक्टिसेस और इंटरकास्ट मैरिज और रिजर्वेशन को लेकर उनसे सवाल पूछे गए। और दिल्ली में सर्वे के एक फाइंडिंग के मुताबिक 39% नॉन दलित हिंदू जिन्होंने बताया, उनका ये कहना था कि उनके घरों में अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस जो है वो की जाती है। और पता है इसी सर्वे में राजस्थान में 60% नॉन दलित रिस्पोंडेंट्स ने रिपोर्टेडली इंटरकास्ट मैरिजेस पर रिस्ट्रिक्शंस को सपोर्ट किया और दिल्ली में अराउंड 46% जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने रिजर्वेशन अपोज करते हुए कहा था कि सीट्स मेरिट के बेसिस पर होनी चाहिए। अब यहाँ एक ना कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ जाता है कि अगर एक सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट प्रेफरेंसेस अभी भी एग्जिस्ट करता है तो क्या रिजर्वेशन को हटा देना इक्वलिटी का सल्यूशन होगा, या फिर जो रिजर्वेशन को कंटिन्यू करना है वो कास्ट आइडेंटिटी को और ज्यादा परमानेंट बनाता है। तो ये सवाल जो है वो लगातार चल रहा है। एग्जैक्टली। और ये डिबेट सिंपल रिजर्वेशन येस या रिजर्वेशन नो की नहीं है,
ये डिबेट है सोशल इनइक्वालिटी को मेजर कैसे करें, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को एड्रेस कैसे करें और इक्वालिटी का मीनिंग क्या है। बिल्कुल, जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक सिलेबस के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर की गई एक स्टडी के हिसाब से, जिसमें ये पाया गया कि 215 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एग्जामिन किया गया था, उसमें रिसर्चर्स को ऐसा कंक्लूजन एविडेंट नहीं मिला है कि जो रिजर्वेशन से स्टूडेंट्स आए हैं वो सिलेबस के साथ कोप अप नहीं कर पाए। और पता है, गवर्नमेंट जॉब्स में एससी और एसटी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन हायर लेवल पोजीशंस के कंपैरिजन में लोअर लेवल जॉब्स में ज़्यादा कंक्रीट रहा है। जैसे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी जॉब्स में जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिलेटिवली हायर रहा है। और हिस्टोरिकली सैनिटेशन वर्क जैसे ऑक्यूपेशंस में दलित कम्युनिटीज़ का जो डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है वो रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ही सैनिटेशन वर्कर्स का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन एससी कम्युनिटीज से बिलोंग करता है। कुछ एस्टिमेट्स में ये फिगर अराउंड 40% के आसपास बताए गए हैं। बिल्कुल, तो क्वेश्चन ना ये भी है कि जो रिजर्वेशन ने सोशल मोबिलिटी कितनी ज़्यादा क्रिएट की और क्या उसका बेनिफिट सभी लेवल पर इक्वली लोगों को मिल पाया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कि हम बात करते हैं कि चलो इतने साल बीत गए, 7 दशक से ज़्यादा का टाइम बीत गया, तो रिजर्वेशन आया, उससे क्या उन लोगों को फ़ायदा मिला? तो अगर हम डेटा देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली अगर हम पहले से कंपेयर करेंगे तो बढ़ा है, लेकिन कितना परसेंट बढ़ा है? अभी भी जो वो डिस्पैरिटी है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन जो दिखाई देता है, वो कितना ज़्यादा है? खैर, अब आते हैं करंट इशू पर। सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन या आरएचए रैपिडली ग्रो कर रहा है। ग्रुप के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। ग्रुप का क्लेम है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड कतई नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस कैंपेन को सपोर्ट किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाओ, फिर रिजर्वेशन पर बात करेंगे। तो जो ग्रुप है गरिमा, वो ये कहता है कि अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है ना, तो गवर्नमेंट और सोसाइटी को कास्ट आइडेंटिटी को पब्लिक लाइफ में रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट फॉर्म, कॉलेज एडमिशन और जो जॉब एप्लीकेशंस है उसमें भी कास्ट डिक्लेरेशन को ग्रेजुअली रिमूव करना चाहिए। इन सब की बात जो है वो इस ग्रुप का कहना है और ये ग्रुप लगातार इनकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कास्ट को रिकॉर्ड करना ही बंद कर देंगे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मेजर कैसे करेंगे? अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से कम्युनिटी एजुकेशन, जॉब्स या रिप्रेजेंटेशन में कितनी पीछे है, तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे? दूसरा सवाल ये है कि अगर ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कास्ट डेटा कलेक्ट करना हम बंद कर देते हैं, तो जो क्या ये इनइक्वालिटी इनविजिबल नहीं हो जाएगी? मतलब बेसिकली ये तो वही वाली बात हो जाएगी ना मेरे हिसाब से, कि कुछ चीज़ें सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बट हम उसको कलेक्ट करना, बेसिकली हम उसको देखना बंद कर दे रहे हैं, इस वजह से कि अगर हम उसको देखेंगे नहीं तो ये हो जाएगा कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। और आरएचए का राइज एक और ट्रेंड भी दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर इशू बेस्ड मूवमेंट्स का राइज। सीजेपी लेड प्रोटेस्ट के बाद E20 जनता पार्टी जैसे कैंपेन भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। और अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी एक स्पेसिफिक पॉलिसी इशू को लेकर डिजिटल मोबिलाइजेशन कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी से अलग सोशल मीडिया पर ना अब सिटीजन अपने इशू के अराउंड मूवमेंट बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया मूवमेंट्स का चैलेंज भी है कि क्या मिलियन फॉलोअर्स का मतलब ग्राउंड लेवल सपोर्ट भी है? क्या इंस्टाग्राम कैंपेन एक्चुअल पॉलिसी चेंज ला सकते हैं? और क्या कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सोशल मीडिया स्लोगन में सिंप्लीफाई करने से डिबेट मीनिंगफुल रहेगी? रिजर्वेशन का डिबेट इंडिया में सिर्फ जॉब्स और कॉलेजेस सीट्स के डिबेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन और हिस्टोरिकल इनजस्टिस का डिबेट है। और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ने एक पुराने डिबेट को एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। लेकिन यहाँ पर ना एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन का आंसर देना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या कास्ट को इग्नोर करने से कास्ट खत्म हो जाएगी, या फिर पहले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना होगा, जिससे कि जो डिस्पैरिटी है सोसाइटी में, जो डिवीजन है, वो खत्म होगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगातार जो डिबेट है वो चल रही है। और हाँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं कि आज भी एक बच्चे को एलिजेड इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो उस मटके से पानी पीता है जो सर्टेन कास्ट के लिए था। आज भी दलित दूल्हे की बारात का कुछ पर्टिकुलर एरिया से निकलना एक काफी बड़ा चैलेंज होता है। आज भी कई एरियाज में मिड डे मील को लोग इसलिए
इसलिए खाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो SC या ST ने बनाया होता है। तो ये बोल देना कि जाति हट जाने से सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। और ना ये लोग जो मेरिट की बात कर रहे हैं, ये भी समझना इंपॉर्टेंट होगा कि मेरिट की डेफिनेशन क्या है। मेरिट सिर्फ पर्सनल टैलेंट है या फिर उससे आगे भी आप किस प्रिविलेज से आते हैं, ये भी डिफाइन करता है कि आपकी मेरिट क्या है। क्योंकि मेरिट को सिर्फ पर्सनल टैलेंट नहीं माना जा सकता, उसके पीछे सालों का प्रिविलेज भी एडेड है। तो इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है? रिजर्वेशन क्या रहना चाहिए या हटना चाहिए? इससे जुड़ी आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूँ गरिमा। मैं हूँ स्वर्णा और आप देख रहे हैं द बहन शो।